हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का अंतिम भाग। अगर आपने कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मेरे साथ दोबारा अपने यह पैतरे आजमाना मत, रेवंत सेनानी जोर से चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि जैसे ही तुम्हारी बहन अपने घर पहुँचेगी उस वक्त तुम मुझ पर अटैक कर दोगी और अपनी आखिरी सांस तक मुझसे लड़ती रहोगी। उसे कुछ मत करो, सविता ने अनिका को रोते हुए उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनी। रेवंत सेनानी ने अनिका को घूर कर देखा। इसको यहाँ से ले जाओ और किसी कमरे में बंद कर दो। मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो कि इसका फिर क्या करना है। रेवंत के आदमी उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। सविता को उसके चिल्लाने और रोने की आवाज़ धूमिल होती सुनाई पड़ी। सविता ने महसूस किया कि उसे दर्द होने लगा था जहां रेवंत सेनानी ने उसे मारा था। उसने अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर घृणा भरी नज़रों से रेवंत को देखा। अगर तुम सोच रहे हो कि किसी भी तरह से तुम मेरी बहन और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, सविता ने आराम से कहा। रेवंत नीचे घुटने मोड़कर झुका और सविता के बालों को कसकर पकड़ लिया। उसे दर्द देते हुए उसने उसके बालों को खींचते हुए खड़ा किया। सविता ने उसकी पकड़ से बचने के लिए बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी, रेवंत सेनानी ने फुसफुसाते हुए कहना जारी रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जितना हो सके उतना उसकी मौत में रुकावट डालना चाहती हो। यह सोचकर कि वह जाबाज निडर सिंघम ब्रदर्स तुम लोगों को बचाने आएंगे। तुम्हारे लवर के आने से पहले हम शादी कर चुके होंगे और मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मना चुका होऊंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसके बाद मेरे लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, सविता ने धीरे से कहा। तुम उन्हें मनाओगी, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता है जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सविता को उसका लॉजिक बेतुका लगा, पर वह उसकी क्रेजी आंखों में देखने के बाद यह समझ गई थी कि उस घटिया इंसान की बातों का कोई भरोसा नहीं। वह जब चाहे कुछ भी कर सकता है। सविता को अनिका का घबराना याद आ गया। वह मासूम जिंदगी, यानी उसका अजन्मा बच्चा। उसने यह भी याद किया कि सुबह से कुछ देर पहले तक अनिका कितनी खुश थी और अपने बच्चे के बारे में कैसे बक बक किए जा रही थी। अचानक ही सविता को बच्चा खोने का दर्द महसूस होने लगा। वह नहीं चाहती थी कि जो उसने महसूस किया था सालों पहले, वही दर्द अनिका भी महसूस करे। धीरे धीरे वह अपने स्तब्ध से शरीर को हरकत में लाने लगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी और जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारी यह बात मान के चल रही हूँ कि तुम मेरी बहन और उसके बच्चे को कुछ नहीं करोगे। सविता की हार मानने वाली आवाज़ सुनकर भी रेवंत सेनानी को अपनी जीत का एहसास नहीं हुआ। उसने एक और थप्पड़ मार दिया सविता को। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए सेनानी की दुल्हन बनकर, ना कि ऐसे हार मानकर, रेवंत ने सविता के चेहरे के नजदीक आकर चिल्लाते हुए कहा। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा और होठ सूज गया था दर्द की वजह से। वह उसे खींचकर एक मंच तक ले गया और मंडप पर बैठा दिया। वह खुद भी उसके साथ बैठ गया। सर, हमने पहले से ही मैडम के लिए कपड़े और ज्वेलरी तैयार रखी हुई है, रेवंत के एक आदमी ने सुझाव देते हुए कहा। जरूरत नहीं है, रेवंत सेनानी ऊंची आवाज में बोला। मैं यह सब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। रेवंत ने फिर पुजारी जी की तरफ देखा। जारी रखो इसे, जल्दी खत्म करो, नहीं तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। पुजारी जी डरे हुए घबराए से जल्दी जल्दी सब विधि कराने लगे। सविता बेजान सी जमी हुई बैठी रही। पूरी विधि के दौरान वह उस वक्त भी बेजान सी सब सुनती रही जब उससे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कराया जा रहा था, ताकि यह शादी लीगल रहे। वह उसे उसकी सुहागरात के लिए एक बेहद खूबसूरत तरीके से सजे हुए कमरे में ले जाया गया। देव एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में अभय के साथ बैठा हुआ था और उनके साथ बाकी के इन्वेस्टिगेशन टीम भी थी। वह लोग प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें देख रहे थे। स्टॉप, उसने कहा। उसने पहले काफ़ी देर तक उस तस्वीर को गौर से घूरा और फिर अभय की तरफ पलटा। अभय भी उसकी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था और वह अपनी सीट पर जम सा गया। मुझे लगता है कि हमें इस तस्वीर से ढूंढना शुरू करना चाहिए, देव ने अभय से कहा। यह बिल्कुल हमारे दादाजी, देव ने अभय की बात पूरी की। हाँ, मुझे पता है, दादी हमेशा कहती थी कि राणा बिल्कुल हमारे दादाजी अभिमन्यु सिंघम के जैसा दिखता है।
इस वक्त प्रोजेक्टर पर जो तस्वीर दिखाई जा रही थी वह राणा के बचपन की तस्वीर से बनाई गई थी कि अब वह कैसा दिख सकता है। अब वह 25 साल का हो गया होगा तो कन्फर्म दिस इमेज, अभय ने आदेश दिया। उनके इन्वेस्टिगेटर अब इस तस्वीर के जरिए उसे अनाथ आश्रम में ढूंढेंगे जिनके बारे में मैथ्यू ने बताया था, या फिर जहां राइडू उसे ले जा सकता है। अभय और देव ने अपने इन्वेस्टिगेटर से कहा कि फिलहाल के लिए राइडू के शूटर को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दे और राणा को ढूंढे। उन सभी को हमारे पास लाना जो भी इस तस्वीर से मिलता जुलता आदमी मिले, देव ने उनके लीडर से कहा। पर जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढने में लगाइए। पहले अनाथ आश्रम में उनके लीडर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। टेक्निकल इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लिस्ट में सिर्फ 5 नाम ही है। यह रिकॉर्ड 25 साल पुराना है। मैं नहीं जानता कि कितना पैसा खर्च करना पड़े जांच को तेज करने में। बस मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। दिस इज द टॉप प्रायोरिटी। देव को अब तनाव होने लगा था। अभय और भी इंस्ट्रक्शंस देने वाला था इन्वेस्टिगेशन टीम को, लेकिन उससे पहले ही उसका फोन बज पड़ा। अभय की भौहें सिकुड़ गई अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए, और फिर अचानक ही वह परेशान हुआ। क्या हुआ? देव ने पूछा। उनके पास अनिका और सविता है। देव को डर से दिल में झटका लगा। उनके नीलांबरी और उसके आदमी। अभय ने देव की तरफ देखा। नहीं, सेनानी। गुस्सा भड़क उठा देव के अंदर। वह कमीना रेवंत सेनानी वही ले गया होगा दोनों को, पर वह इतनी आसानी से सविता को कैसे ले गया होगा? देव जानता था कि सविता इतनी आसानी से सेनानी के हाथ नहीं आएगी। तुरंत ही उसके दिमाग में उठ रहे सवाल का उसे जवाब मिल गया। अनिका। पक्का उस कमीने ने अनिका का इस्तेमाल किया होगा सविता पर काबू पाने के लिए। अच्छा हो कि उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई हो उन दोनों को, नहीं तो मैं उस सेनानी को जलाकर राख कर दूंगा। देव गुस्से से बोला। अभय भी उतना ही गुस्से में दिख रहा था जितना कि देव दिख रहा था। मुझे पक्का यकीन है वह अनिका ही होगी जिसने मुझे लोकेशन सेंड की है वहां की। जब तक अभय सेनानी तक पहुंचने का इंतजाम कर रहा था, देव ने ध्रुव को कॉल लगा दिया। ध्रुव ने उसे बताया कि आज सविता उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर नहीं ले गई है। इसके बजाय वो दूसरे आदमी गए हैं। देव पहले से ही जानता था कि अनिका के साथ आज कौन से बॉडीगार्ड गए हैं। इसका मतलब है कि सविता के किसी आदमी ने उसे धोखा दिया है। क्या तुमने सेनानी के यहाँ फोन करके बता दिया था कि तुम्हारा नर्मदा से शादी करने का क्या डिसीजन है? अभय ने देव से रास्ते में पूछा। वह दोनों कार ड्राइव करके उस जगह जा रहे थे जहां उनके लिए उनका प्लेन तैयार खड़ा था उड़ान के लिए। नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुम्हें वार्न करना चाहता था कि मैं इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं हूँ। अभय ने अपना सिर हिला दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद भी नहीं थी, अभय ने कहा। तो फिर सेनानी ने ऐसा क्यों किया जब उन्हें तुम्हारे डिसीजन के बारे में पता ही नहीं था? रेवंत सेनानी की वजह से। सविता अपना डिसीजन पहले ही बता चुकी थी। घबराहट और डर से देव का दिल धड़कने लगा था, सविता के बारे में सोचकर कि उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। हे भगवान, प्लीज बस उसे जिंदा रखना। वह लगातार बस यही शब्द अपने मन में दोहराया जा रहा था। देव जानता था कि जिस औरत से वह बेइंतहा प्यार करता है वह ठीक होगी। सविता इस तरह की लड़की नहीं थी जो इतनी आसानी से हार मान जाए या हार मान ले। वह लगातार प्रार्थना कर रहा था सविता के लिए कि वह इस लड़ाई से जिंदा बाहर आए, विजेता की तरह। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देव सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। सविता उस कमरे को देख रही थी जिसमें उसे लाया गया था। अपने कपड़े उतारो। रेवंत सेनानी की कर्कश आवाज सविता को अपने कानों में सुनाई पड़ी। जब सविता ने कोई रिएक्ट नहीं किया और ना ही अपनी जगह से 1 इंच भी हिली और ना ही उसने कुछ कहा, तो रेवंत सेनानी उसकी तरफ बढ़ने लगा। सविता उस कमरे को देख रही थी जहां उसे लाया गया था। रेवंत सेनानी ने कुछ पल अपनी ठंडी नजरों से उसे देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सीने पर से उसकी शर्ट को पकड़ लिया और फिर एक झटके में खींचकर उसकी शर्ट को फाड़ दी। अगर तुम यह खुद से नहीं उतारना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी तुम्हारे कपड़े अपने हाथों से उतारकर, रेवंत सेनानी ने फुसफुसाते हुए सविता से कहा। और फिर उसने अपनी लंबी शेरवानी को उतार दिया। अब उसके ऊपरी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। 2 मिनट। रेवंत ने सविता को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर मेरा इंतजार करते हुए नहीं लेटी तो तुम सोच भी नहीं सकती कि इसका अंत कितना भयानक होगा। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह नहीं चाहती थी कि उसके कपड़े उतारते वक्त रेवंत सेनानी को उसका खंजर मिले। वह बेड के पास गई और उसके पास ही खड़ी हो गई
वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। अपने कपड़े उतारते वक्त शर्म से उसके हाथ कांपने लगे। अपने ऊपर काबू रखो सविता, उसके दिमाग ने उससे कहा। तुम इससे ज्यादा स्ट्रांग हो। यह तो सिर्फ एक शरीर है, खाल हड्डी और मांस से बना हुआ। क्या बुरा हो सकता है इसके साथ? यह मेरा शरीर तोड़ सकता है, मेरा दिमाग तो नहीं। सविता ने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली और फिर खोल दिया, फोकस करने के लिए कि वह सविता प्रजापति है। वह एक लीडर है, एक फाइटर है और हर लड़ाई से लड़ने के लिए सक्षम है। उसने अपना आखिरी कपड़ा भी उतार दिया और तरीके से बेड पर रख दिया। उसका सो कॉल्ड हस्बैंड तो अपने आप को पहले से ही नग्न किए हुए था। सविता का ध्यान टेबल पर रखे हुए उस छोटे से काले बैग पर था। रेवंत सेनानी ने अपने आप को बाजू पर एक इंजेक्शन दिया। सविता नहीं जानती थी कि वह है क्या, लेकिन वह इतना समझ रही थी कि यह उसकी उत्तेजना को बढ़ाने के लिए ही कोई चीज है। अपने स्किन से सुई निकालने के बाद रेवंत सेनानी ने सविता प्रजापति की तरफ देखा। यह मुझे 1 हफ्ते तक उत्तेजित रखेगा, तब तक सेनानी का वंश तुम्हारी कुख में आ जाएगा, रेवंत सेनानी ने वादा करते हुए कहा। सविता अपने चेहरे पर उसको देखकर घृणा वाले भाव लाने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखें रेवंत के नग्न शरीर पर चलने लगी। सविता उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर मुस्कुराने लगी। रेवंत सेनानी की दहकती आंखों में गुस्सा फूट पड़ा था। वह उसके नजदीक आया और उसके पास खड़ा हो गया। उसके इस तरह से अचानक उसका भड़काना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। भले ही वह अपने आप को नियंत्रित किए हुए था, फिर उसे दिल पर चोट तो लगी थी। तुम एक अभद्र हो। मैंने तुम्हारे इस बर्ताव को कई बार नजरअंदाज किया है, पर अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा। रेवंत सेनानी ने अपनी बाजू से उसे पकड़ लिया। सविता की बाजू दर्द से झंझनाने लगी थी। इस पर रेवंत ने उसे झटके से बेड पर फेंक दिया। एक जोरदार झटका ने सविता को गद्दे पर गिरा दिया। इससे पहले कि वह सांस लेती, रेवंत सेनानी ने उसका गला पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। सविता की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सविता को लगने लगा कि अब वह मर ही जाएगी, पर अचानक ही रेवंत की पकड़ ढीली हो गई। सविता लंबी लंबी सांस लेने लगी। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, जैसे मैंने दूसरी औरतों को दिया है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। जब सविता ना हिली और ना ही कुछ रिएक्ट किया, तो रेवंत सेनानी ने एक लंबी सांस ली। वह उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों के कोने में प्यार से किस करने लगा। तुमने मुझे बहुत मजबूर किया है। तुमने सिंपली मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? सविता ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह बस उसका चेहरा देखना नहीं चाहती थी। रेवंत सेनानी ने फिर उसे चाटा मारा। मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुमसे बात करता हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा, पर सविता ने अपनी आंखें पूरी तरीके से नहीं खोली। रेवंत उसे और मारता रहा और थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए माफी भी मांगने लगा। सविता जानती थी कि जो इंसान उसके ऊपर है वह जल्दी ही उसके शरीर को रौंद देगा। उसने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था, या यूं कहो कि उसने इस सच से हार मान ली थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जिसकी वजह से वह चुप भी थी और रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। वह था बस अपने हथियार तक पहुंचना। और यह ऐसा था कि अगर 100 आदमी भी आकर उसके शरीर को रौंद जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह ले जाते तो क्या ले जाते, ज्यादा से ज्यादा उसका शरीर ही ना, उसकी रूह को तो नहीं लेकर जा सकते। वह उसके शरीर को ही सिर्फ छू सकते हैं। उसका दिल और आत्मा को छूने की काबिलियत तो सिर्फ देव सिंघम में है। वही एक इकलौता इंसान है जिसने उसकी जिंदगी को रोशन किया है और दोनों ने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक कर दिया है। कोई भी कभी ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ, उस हिंसक आदमी की तरह जिसने जबरदस्ती उससे शादी की है और उसे चोट पहुंचाई। देव तो उसके साथ हमेशा नरमी से पेश आया है। देव के साथ उसे हमेशा ही सुरक्षित महसूस होता था। वह उसे दुलारता था, प्यार करता था और चाहता था। सविता की आंखों के सामने दिमाग में देव के मदहोश करने वाले मुस्कुराते चेहरे की झलक घूमने लगी। माय ब्यूटीफुल जिप्सी। देव कभी कभी उसे प्यार से इस नाम से बुलाता था। सविता को देव के मुंह से अपना नाम सुनना भी बहुत पसंद था। उसे अच्छा लगता था जब वह उसे बेबी बुलाता था। सविता। सविता ने देव की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रहा था। उसने एक बार फिर उसकी पुकार सुनी, मगर इस बार वह आवाज़ कुछ घबराई हुई सी थी। क्या यह मेरी कल्पना है? सविता को आश्चर्य हुआ, पर उसे देव की आवाज़ बार बार अपने कानों में सुनाई पड़ने लगी। यह देव ही है। इसका मतलब पक्का अनिका को बचा लिया गया होगा और अब वह सेफ होगी।
उसे यकीन था कि पक्का देव और उसके भाई अभय ने उसे बचा लिया होगा। तुरंत ही उसने अपने शरीर को स्थिर कर दिया और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाने लगी। तकिए के नीचे उसका हाथ पहुंचते ही उसे वह मिल गया। उसके खंजर के हैंडल को उसने अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने अपनी आंखों को पलटकर देखा उस आदमी की तरफ जो उसके ऊपर था। सविता की नजरें रेवंत के गले पर ठहर गई, जिसमें सांस लेने की फरफराहट साफ नजर आ रही थी। तुरंत ही उसने उस तकिए के नीचे से अपना हाथ निकाल लिया, जहां उसने कपड़े उतारते वक्त अपना खंजर छुपाया था। बिना एक पल भी गवाए उसने अपने खंजर से उसके गले पर वार कर दिया। एक झटके में रेवंत का गला कट गया। सविता ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया। रेवंत को धकेलकर सविता उठ खड़ी हुई। उसने अपनी फटी हुई शर्ट उठाई और ऊपर का शरीर साफ किया। एक झटके के साथ कमरे का दरवाजा टूटा। देव और उसके आदमी अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर देव के आदमी तुरंत बाहर चले गए, पर देव कुछ पल स्तब्ध रह गया। उसके सामने उसकी चाहत बिना कपड़ों के खड़ी थी। बाहर से चीखने चिल्लाने स्ट्रगल करने की आवाज आ रही थी और इस कमरे से उस घटिया इंसान रेवंत सेनानी के तड़पने की आवाज भी आ रही थी। देव लंबे कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह सविता के नजदीक आया, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। शर्ट उतारकर उसने तुरंत सविता को पहना दी। सविता ने देव की पहनी हुई शर्ट के बटन बंद करने लगी। रेवंत सेनानी, जो कि कुछ देर पहले तक उसका पति था, अब वह मर चुका था। देव सविता के पास आकर उसके माथे पर चूम लिया और कहने लगा, लेट्स गो बेबी, हम इस पूरी जगह को जला देंगे। देव ने कसम खाई। सविता ने अपना सिर हिला दिया। तेज धुआं उठ रहा था, चारों ओर आग ही आग थी। आग की लपटें उन यादों को भी ले जा रही थी जो कुछ देर पहले बीते थे। सविता अपनी खाली आंखों से रेवंत सेनानी के फार्म हाउस को जलता हुआ देख रही थी। उसने महसूस किया कि देव ने हल्का सा उसका हाथ दबाया है, उसे यह एहसास कराने के लिए कि अब सब ठीक है। फिर उसने उसके हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर चूम लिया। अब घर चलते हैं, देव ने कहा और उसे उस तरफ ले जाने लगा जहां गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थी। सविता ने देखा कि उनमें से एक कार में अनिका बैठी थी। अनिका ने जब सविता को देखा तो उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनिका बहुत थकी हुई लग रही थी। अभय उसके पीछे ही खड़ा था। वह उन्हें आता देख अपनी गाड़ी में अनिका के साथ बैठ गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। देव भी सविता को लेकर दूसरी कार में बैठ गया और अभय की तरह ही सविता को देव ने अपनी बाहों में कस लिया। पूरे रास्ते सविता बिल्कुल चुप थी। वह बहुत थकी हुई थी। वह अपने दिमाग में कोई भी ख्याल, कोई भी भाव, कोई भी इमोशंस नहीं आने दे रही थी। वह ऐसे ही गुमसुम सी अच्छा महसूस कर रही थी। देव भी सविता की हालत समझ रहा था, इसलिए वह भी चुप था। वह उसे अब अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसका सर अपने सीने से टिका दिया था। वह उसके बालों में बार बार हाथ घुमा रहा था, इस एहसास को जीने के लिए कि वह हकीकत में है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वह उसके पास है। सूरज उगने से पहले ही देव और बाकी सब सिंघम मेंशन पहुंच चुके थे। देव सविता को अपने कमरे में ले गया। उसने उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पहले उसने सविता के शरीर से खून के धब्बों को धोया और फिर अपने शरीर पर से धोया। सविता गौर से देव को देख रही थी। देव का ध्यान बस सविता पर था। वह बार बार प्यार से आराम से उस जगह साबुन लगा रहा था जहां खून के धब्बे और कट दिख रहे थे। जब उसने सविता की आंखों के किनारे पर छुआ तो दर्द से सविता तड़प उठी। एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। तुरंत ही देव घबरा गया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पास नहीं था और जल्दी भी नहीं आ पाया, देव ने अफसोस जताते हुए कहा। देव, तुम शहर के दूसरी साइड थे, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी ही आ गए। देव ने अपना सर नामे हिला दिया। मुझे तुम्हारे आसपास ही रहना चाहिए था या फिर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, जबकि मैं जानता हूँ कि सिचुएशन इतनी ख़राब है और ऐसा कुछ हो सकता है। सिचुएशन उस वक्त इतनी ख़राब नहीं थी, सविता ने कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रेवंत सेनानी सिर्फ मेरे पीछे था और उसे तुमसे कोई मतलब नहीं था। उसे तुम्हारी उसकी बहन की शादी करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपने कांपते हुए हाथों से देव ने सविता का चेहरा थाम लिया। पर मुझे तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था ना, वह आदमी तुम्हारे लिए पागल था। मुझे राना को ढूंढने के लिए अभय और इन्वेस्टिगेटर पर ही छोड़ देना चाहिए था। देव, सविता ने आराम से उसे पुकारा। तुम्हें पता है कि मैं लाचार नहीं थी या मुझे किसी की ज़रूरत होगी अपने आप को बचाने के लिए। तुम हर वक्त तो नहीं रह सकते मेरे साथ। असल में क्या? देव ने पूछा।
जब सविता बोलते बोलते रुक गई थी, सविता ने दर्द से भरी गहरी सांस ली और फिर आगे सॉफ्टली कहा, असल में तुम्हें हमेशा मेरे साथ बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। देव हैरान रह गया। सविता ने एक और गहरी सांस ली। तुम्हारे आदमियों ने मुझे देख लिया था। देव, उन्हें लगता होगा कि मेरा रेप हुआ है। देव उसे अपनी हैरान नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से हल्की फैल गई थी। मेरा रेप नहीं हुआ है देव। इससे पहले वह कुछ करता, मैंने उसका गला काट दिया था। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि सिंघम शुद्धता पर विश्वास रखता है और हर सिंघम का खून एकदम प्योर है। मैं पहले ही एक लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैंने एक बार किसी और के बच्चे को जन्म भी दिया हुआ है। और अब तुम्हारे लोग सोचेंगे कि मैं स्टॉप, देव ने धीरे से कहा। सविता ने देखा कि देव को उसकी बातों का कितना बुरा लगा था। तुम मुझे इतना घटिया समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उन बेवकूफ़ पक्षपात लोगों की वजह से? देव ने कहा। सविता चुप रही। आई लव यू, देव ने कहा बहुत सारे इमोशंस के साथ। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारे मिलने से पूरी दुनिया भी जल क्यों न जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, समझी? सविता का प्रैक्टिकल दिमाग जानता था कि असल में जीना इतना आसान नहीं है। वह जानती थी कि अगर देव उनकी शादी अनाउंस करेगा तो पक्का सिंघम राज्य के अंदर हिंसा और खूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। सिंघम के लोग कभी एक लोअर क्लास की लड़की, और वह भी दुश्मनों की, कभी भी सिंघम की दुल्हन नहीं बनने देंगे। अगर सिर्फ कुछ लोग ही इसके अगेंस्ट होते तो उनसे भी अकेले सविता ही डील कर लेती, पर यहाँ बहुत सारे थे। क्या क्या खतरा और नुकसान हो सकता है, यह सोचकर वह थोड़ा घबरा सी गई। देव ने सविता का चेहरा थाम लिया ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। बताओ, कैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के बहुत प्यार करता हूँ, जिद्दी लड़की, देव ने दुखी होते हुए कहा। फिर देव ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वह सविता पर चिल्लाने लगा था। आई एम सॉरी, देव ने प्यार से कहा। तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। हम अभी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते कि कौन हमारे साथ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सविता ने सिर हिला दिया। देव ने शावर बंद कर दिया और उसे टॉवेल से पोंछने लगा। देव का ही एक साफ सुथरा शर्ट पहनकर सविता बाहर आ गई। देव ने उसे बेड पर लेटाया और उसके पास ही वह भी लेट गया। उसने उसे अपने कंधे पर सुलाकर बाहों में भर लिया। सिंघम के लोग इस बकवास पर ध्यान नहीं देंगे, कम से कम मेरी फैमिली के लोग तो बिल्कुल भी नहीं, देव ने प्यार से कहा। वह चुप रही। मेरी माँ का रेप हुआ था उनकी शादी से पहले, देव ने आगे कहा। क्या? सविता चौंक गई थी। वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी और ना ही कभी उसने सुना था ऐसा कुछ अरुंधति सिंघम के बारे में। यह तब हुआ था जब मेरे डैड ने नीलाम्बरी के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी, देव ने कहा। किसने किया था? 3 आदमी प्रजापति राज्य से, देव ने जवाब दिया। उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि मेरे डैड ने सालों पुरानी परंपरा को तोड़कर खुद की पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला किया था। उन्होंने मेरी माँ पर हमला किया जब वह अकेली थी और उन्हें लगभग मरा हुआ छोड़कर चले गए। उन्हें लगता था कि विजय सिंघम ऐसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद वह उस रेप से प्रेग्नेंट ना हो जाए और किसी और का बच्चा जन्म दे दे। देव एक खास इरादे से सविता की आंखों में देखने लगा। वह आदमी गलत थे। इससे तो मेरे पापा का प्यार मेरी मॉम के लिए और भी बढ़ गया था। पहले तो मेरे दादाजी और दादी नहीं चाहते थे कि पुरानी परंपरा टूटे, लेकिन बाद में मेरे माँ और पापा का आपस में प्यार देखकर वह मान गए, स्पेशली मेरी दादी। उन्हें मेरे डैड पर गर्व था। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, जबकि मेरी माँ सिंघम एस्टेट में ही पली बड़ी थी और वह उन्हें प्यार भी करते थे। बहुत हिंसा हुई थी उस वक्त, पर मेरे दादा दादी और पापा ने सब कुछ संभाल लिया था। इसमें समय लगा, लेकिन आखिर में सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और जब उन्होंने मेरी माँ को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वह उन्हें और उनके बच्चे दोनों को ही प्यार करने लगे। सविता अंदर से हिल गई। उसने भी सुना था कि विजय सिंघम ने प्रजापति के 4 आदमियों को मार दिया था, पुरानी परंपरा तोड़कर अरुंधति सिंघम से शादी करने से पहले। वही पहली और आखिरी हिंसक लड़ाई हुई थी। अब वह जान गई थी कि उस हिंसा का असली कारण क्या था। क्या तुम्हें कभी भी मुझसे नफरत नहीं हुई इस बात से कि मैं भी एक प्रजापति हूँ? क्योंकि प्रजापति की वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली के साथ यह हुआ था। नहीं, देव ने जवाब दिया, और बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं स्टूपिड था। मेरी दादी सही थी जब वह बचपन में मुझे और अभय को समझाती थी कि वह आदमी अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार होता है, उसका परिवार नहीं। और जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। देव ने प्यार से सविता के माथे पर चूम लिया।
शायद हम अपने लोगों की सोच ना बदल पाए रातों रात, पर मैं उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार कभी नहीं कुर्बान कर सकता। मुझे लगता है मैं बिल्कुल अपने पापा पर गया हूँ, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी दादी एक और बात कहती थी कि जब कोई सिंघम प्यार में पड़ता है तो वह अपनी आखिरी सांस तक निभाते हैं। सविता ने जब यह सुना तो उसके दिल की धड़कन थम सी गई। यह आसान नहीं होने वाला है, सविता ने प्यार से कहा। मैं जानता हूँ अच्छी चीज़ इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। पहले तो मैं भी इसे आसान नहीं समझा था। सविता ने मुड़कर देव की तरफ देखा, लेकिन वह सिर्फ अपनी एक आंख से ही देख पा रही थी। उसकी दूसरी आंखें पूरी तरीके से बंद थी। देव ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा। तुम जानती हो कि मैं क्या देखता हूँ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ? देव ने पूछा। क्या? सविता ने प्यार से पूछा। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, बल्कि मुझे तुम्हारे चेहरे में अपना पूरा फ्यूचर दिखाई पड़ता है। देव ने कहा। मुझे हमारी शादी दिखाई पड़ती है, मुझे हमारे बच्चे दिखते हैं, मुझे हम लड़ते हुए दिखते हैं और फिर मैं तुम्हें मनाता हुआ दिखता हूँ। मुझे हमारा एक साथ बुढ़ापा दिखता है, क्योंकि मुझे मेरी मौत भी तुम्हारे साथ दिखाई पड़ती है। मुझे मेरा सब कुछ तुम में दिखाई पड़ता है। वह अपनी धुंधली आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ आंसू छाए हुए थे। मुझे भी यह सब मेरे भविष्य में चाहिए। मुझे मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ जीना है, सविता ने कहा। देव मुस्कुरा दिया और प्यार से उसे चूम लिया। हम यह सब जरूर करेंगे बेबी। सविता को देव पर यकीन था, क्योंकि देव उन दोनों की खुशियों के बीच कभी किसी को आने नहीं देगा। वह जानती थी वह सविता के लिए सुकून भरा था, और अब सविता को जो पीड़ा होने लगी थी वह जानती थी कि देव को भी पीड़ा हो रही होगी। सविता ने बड़ी शिद्दत से और प्यार से देव को किस किया। जब उसने अपने होठों को उसके होठ से अलग किया तो उसने देखा कि देव की आंखों में वही जानी पहचानी भाव नजर आ रहे थे। उसी पल देव ने करवट बदली और सविता के ऊपर आ गया। देव ने उसके चेहरे को हाथों से भरकर चूम लिया और दोनों के शरीर और आत्माएं एक हो गए। सब कुछ धुंधला सा सपना सा दिखने लगा, सिवाय एक के कि वह इंसान जो उसके ऊपर था वह सविता को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दोबारा जन्म ले लिया हो। वह पिछले कुछ घंटे पहले बीती उन बुरी और भयानक यादों से अपने आप को साफ और सुरक्षित महसूस कर रही थी। देव अपने बगल में सोई हुई सविता को निहार रहा था। उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में तहलका मचा हुआ था। चिंता थी, डर था और गुस्सा। और यह उसी वक्त से था जब अभय को वह मैसेज मिला था अननोन नंबर से, किसी लोकेशन का, जिसे उसने गेस कर लिया था कि वह जरूर अनीका ने भेजा है और वह खतरे में है। जैसे ही वह दोनों सेनानी के फार्म हाउस पहुंचे थे, अभय अनीका को ढूंढने लगा था और देव सविता का नाम बार बार चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वह किधर जा रहा है। वह बस एक ही दिशा में चलता हुआ जा रहा था। वह था सविता को ढूंढने की दिशा, और फिर वह उसे मिल गई थी। उसे देखते ही उसे रिलीफ मिला था और फिर तुरंत ही उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए थे। उसे बहुत दुख हुआ था, भयानक वाला दुख सविता को देखकर, जो खून से सने नंगे बदन में और बुरी तरीके से मारे जाने की वजह से खड़ी थी। किसी ने उस औरत को दर्द दिया था जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसके गुस्से से लाल आंखें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी जब उसे सविता की प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी थी कि वह मर गया है। देव उन यादों से बाहर आ गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। जो भी आज सविता के साथ हुआ था वह उसे दोबारा नहीं सोचना चाहता था। वह किसी को भी अपने और सविता के बीच नहीं आने देगा। वह जानता था कि सविता का दर्द सही है। सिंघम के लोग इतनी आसानी से उनकी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। वह जानता था कि इससे हिंसा भड़केगी। वह यह भी जानता था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि सिंघम के लोग सविता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर जो औरत उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी, उसके लिए वह हर रिस्क उठाने को तैयार था। कुछ दिनों बाद तक भी देव सविता के साथ ही रहा। वह उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता था, जबकि वह जानता था कि सविता जानती है कि वह अपने भाई राणा को ढूंढने के लिए कितना उत्सुक है। तब भी वह उसके साथ ही रहता था। देव, मैं ठीक हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। पहले मुझे इन सब के होने का अंदाजा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मैं काफ़ी सावधानी बरत रही हूँ। जिस बॉडीगार्ड ने मुझे धोखा दिया था, बस वही एक दोस्त है, सविता ने कहा। वह धोखेबाज बॉडीगार्ड प्रजापति राजी का ही था। उसे लगभग 2 साल हो गए थे सविता के साथ काम करके, लेकिन उसकी अपनी एक राय थी। वह चाहता था कि सविता रेवंत सेनानी से शादी करे, उसकी दुल्हन बने, ना कि देव सिंघम की रखैल बनकर रह जाए।
मुझे पता है अभय और मेरी टीम अच्छे से सब संभाल रही है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं हूँ। बाद में तुम्हारी तबीयत और ख़राब होने लगी थी। मैं कैसे कहीं और फोकस कर सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम नहीं हो, देव ने कहा। अगर होती तो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बैठी होती। सविता उसके साथ और बहस करना चाहती थी कि वही तो है जो उसे यहाँ खींचकर लाया है। वह तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, पर वह रुक गई जब उसे हॉस्पिटल के वेटिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। अनिका अंदर आई। सविता के मन में एक अनचाहे डर ने जगह बनाना शुरू कर दिया जब उसने अनिका के पीछे अभय सिंघम को आते हुए देखा, पर अनिका मुस्कुरा रही थी, जिससे सविता का डर कुछ हल्का होने लगा। यह क्या है? देव ने पूछा। क्या यह ठीक है? ठीक से भी बहुत ज़्यादा ठीक है, अनिका ने चहकते हुए जवाब दिया। सविता 12 वीक्स प्रेग्नेंट है। चारों ओर एकदम से सन्नाटा छा गया। सविता का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। प्रेग्नेंट और 12 वीक्स, इसका मतलब यह तभी ही प्रेग्नेंट हो गई थी जब वह और देव ने कॉटेज में मिलना शुरू किया था। यस, मैंने भी ऐसे ही रिएक्शन दिए थे जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चली थी। अनिका के चहकने की आवाज़ ने सबकी चुप्पी तोड़ी। पर कैसे? सविता ने पूछा। वह अभी भी हैरानी में थी। मैंने तो हमेशा ही। अनिका धीरे से हंसी। अच्छा? सविता ने देव की तरफ देखा। जवाब के लिए देव के चेहरे पर एक बड़ी संतुष्ट और गर्व की मुस्कुराहट थी। सविता उसे ढूंढने लगी, लेकिन देव के चेहरे पर झलक रही उसकी मुस्कुराहट और खुशी ने सविता को ऐसा करने नहीं दिया। वह तुरंत ही अपने शौक से बाहर आ गई और खुशियों और मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। देव ने उनके बीच की नज़दीकी को कम करते हुए आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे उसके होठों पर चूम लिया। सविता ने भी उसे उसी शिद्दत से वापस चूम लिया। मैं इस मोमेंट को मिस कर रही हूँ। जब हमारे बच्चे के बारे में पता चला था, मुझे जल्दी ही यह मोमेंट दोबारा चाहिए, अनिका ने कहा। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे को पहले पैदा होने देना चाहिए। उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा इस मोमेंट को जीने में, अभय सिंघम ने दिलकश भरी आवाज़ में अनिका से कहा। सविता को उन दोनों की बातें सुनाई पड़ी। वह तो भूल ही गई थी कि इस कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। यहाँ तक कि देव भी भूल गया था। उसने सविता के नाक के बराबर दिखने वाले बेबी बम्प की तरफ देखा। हमारी जिंदगी पहले ही शुरू हो चुकी थी बेबी, देव ने कहा और फिर से एक प्रॉमिस के साथ उसे उसके होठों पर चूम लिया। वह दोनों सिंघम लेक हाउस में बैठे थे। सीरियसली, तुम सिंघम्स ने कितने कॉटेज बनवाए हैं? सविता ने हैरत से पूछा। वह उनमें से 3 में गई थी। देव जोर से हंस पड़ा। शायद 5 या 6। वैसे हम यह सारे भी देखेंगे आने वाले महीनों में, देव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उस सिंघम लेक हाउस के बाहर का दृश्य तो बस दिल को सुकून देने जैसा था, खासकर जब सूरज ढल रहा हो तो। हम यहाँ लेक हाउस क्यों आए हैं, कॉटेज क्यों नहीं गए? सविता ने पूछा। फैमिली ट्रेडिशन देखने। देव इससे आगे और कुछ नहीं कहा और न ही सविता ने कुछ पूछा, क्योंकि उनका ध्यान भटक गया था जिस तरह से देव उसे देख रहा था। सविता का दिल जोरों से धड़क उठा जैसे ही देव उन दोनों की दूरियों को कम करने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। देव ने सविता के सीने पर हाथ रख दिया। तुमने यह हजारों बार रिपीट किया है सिंघम, सविता ने धीरे से प्यार से कहा। अच्छा है तुम्हें याद है मिसेस सिंघम, देव ने मिसेज पर जोर देते हुए कहा। इस सुबह उन दोनों ने एक छोटी सी सेरेमनी का शादी कर ली थी, जिसमें सिर्फ अभय अनिका थे और पंडित जी थे। उनकी जिंदगी परफेक्ट से कोसों दूर थी। अभी भी उन्हें कई चैलेंज फेस करने थे। नीलाम्बरी अभी भी मिसिंग थी और उसकी खोज जारी थी। देव अभी भी अपने भाई राणा को ढूंढ रहा था और देव और सविता दोनों जानना चाहते थे कि मंदिर में उस हत्याकांड के वक्त क्या हुआ था। देव अपनी शादी भी जल्दी से जल्दी अनाउंस करना चाहता था। इतने उतार चढ़ाव और मुश्किलों वाली जिंदगी के बावजूद वह दोनों जब भी साथ होते थे, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर वह जीत हासिल ना कर ले। वह जानते थे वह जो चाहते थे वह हासिल करके ही रहेंगे। जब भी जितना भी समय मिलता था वह एक दूसरे के साथ बिताने के लिए ढूंढ ही निकालते थे। कुछ नया डिस्कस करने के लिए और प्यार करने के लिए, एक दूसरे में डूब जाने के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए। सविता की सोच को तब विराम मिला जब उसके पति देव सिंघम ने उसे बाहों में उठा लिया और अंदर ले गया। बताओ कि तुम मेरी हो, उसने प्यार से मांग करते हुए उसे किस किया। मैं तुम्हारी हूँ, सविता ने जवाब दिया। उसका छोटा सा बेबी अंदर आराम कर रहा था। प्यार करने वालों की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह तो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत है।
इस कहानी का सीजन 1 खत्म होता है। अगर राइटर सीजन 2 लिखेंगे तो मैं आप लोगों के सामने सीजन 2 भी लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।